दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 7 पेशकश मेरे कारवां। जल्द ही मैंने महसूस कर लिया कि सुर्ख जीप वाले हमारे सर पर पहुंच गए हैं। वो अब तब में हमें घेरने का इरादा रखते थे। इस जीप में गालबन 4 अफराद सवार थे। मैंने जानूस की चुटकी ली और संजीदगी से कहा, क्यों ना रुक कर इनसे बात कर ली जाए, पता नहीं वो किस जरूरत से हमारे पीछे आ रहे हैं। इसने घूर कर मुझे देखा लेकिन मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने सिंगा से कहा, ड्राइवर स्पीड को थोड़ा और बढ़ाओ, फिर अचानक ब्रेक लगा दो। सिंगा ने सवालिया नजर से अपने बॉस को देखा। इससे पहले कि जानूस इसे किसी किस्म की हिदायत देता, फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। सुर्ख जीप में से हमारी गाड़ी के उकबे पहियों पर ब्रस्ट मारा गया था। मैंने मैकान की अंदाज में लियोन को अपने बाजू की लपेट में लिया और खींचकर नीचे झुका लिया। मुतआकिबिन दूसरा ब्रस्ट हमारी जिंदगियों के चिरागों को गुल करने के लिए भी फायर कर सकते थे। फायरिंग से हमारी गाड़ी के टायर तो महफूज रहे, ताहम ड्राइवर की बुखलाहट से इसे लहराकर सड़क से उतरने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जाहिर है गाड़ी की रफ्तार भी कम हो गई। इसी आसना में सुर्ख जीप हमारी गाड़ी के मतवाजी आ गई। वो बहुत ही नाजुक और मोहलक लम्हात थे। मौत के हर रुख सुर्ख जीप के सवार हमारे सर पर आन पहुंचे थे। जानूस ने चीख कर ड्राइवर से कहा, सिंघा गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। मैंने सीट कर झुके अपने हाथ आगे बढ़ाया और जानूस के कोट की जेब के अंदर पहुंचा दिया। अगले ही लम्हे मेरे हाथ इस जानूस की गन पर आ चुकी थी। जानूस मेरी इस हरकत को महसूस न कर सका। वो इस कदर भुखलाया हुआ था, इसलिए ड्राइवर पर चीखने के सिवा किसी और बात का होश नहीं रहा था। इस दौरान में सिंघा ने गाड़ी वापस सड़क पर पहुंचाकर इसकी रफ्तार बढ़ा दी। सुर्ख जीप वालों ने बेदरेक फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हमारी गाड़ी की बॉडी में सुराग होकर रह गई थी। एक जानिब के टायर बराह रास्त फायरिंग की जिद में थे। गोलियां हमारी गाड़ी की बॉडी में सुराख बना रही थी। एक जानिब के टायर बराह रास्त फायरिंग की जिद में थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। मुतआकिबिन की फायरिंग ने गाड़ी के एक साइड के टायरों को बेकार कर दिया। गाड़ी एक मरतबा फिर बड़े खौफनाक अंदाज में लहराई। मैंने देखा जानूस इस वक्त बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो अपनी गन से दुश्मन जीप पर फायरिंग करना चाहता था और गन थी कि वो इसके हाथ नहीं आ रही थी। ड्राइवर के लिए गाड़ी को आगे बढ़ाना मुमकिन ना रहा, तो वो इसे रोकने पर मजबूर हो गया। हमारी गाड़ी सड़क के किनारे रुकी ही थी कि सुर्ख जीप भी हमारी गाड़ी के सामने आ गई। फिर इसके दरवाजे धर धर खुलने लगे। मैंने 2 गन ब्रदर अफराद को जीप में से निकलकर अपनी जान भरते देखा। वो ऑटोमेटिक गनों को बड़े खौफनाक अंदाज में थामे हुए थे। कोई लम्हा जाता कि वो हमें गोलियों से भून कर रख देते। अगर जानूस ने बर वक्त मेरा मशवरा मान लिया होता तो हम ऐसे सूरत हाल से दो चार ना होते। बहरहाल अब तो इस सूरत हाल का सामना करना था। एक गन बरदार ने सिंगा और जानूस को निशाने पर रख लिया। दूसरे ने हमारी जानिब इशारा करते हुए दुष्ट लहजे में कहा, तुम दोनों बाहर आ जाओ। एक बात तो ये समझ में आई कि वो हम दोनों को गाहक थे, और दूसरी बात ये कि वो हमें जान से नहीं मारना चाहते थे, वरना अब तक अपनी गन्स को इशारा करके हमें मौत की नींद सुला चुके होते। इन लम्हात में हम पूरी तरह इनके रहम व करम पर थे। मैंने गन को साइड पॉकेट में डालना चाहा तो इसने फिंकार से मुशाबा आवाज में कहा, पहले इसे बाहर फेंको। बात खत्म करते इसने आगे बढ़कर खौफनाक गन की नौल मेरे सीने की जानिब उठा दी। मैंने इसे हुक्म की तामील की और जानूस वाली गन गाड़ी से बाहर फेंक दी। थोड़ी देर पहले जानूस इसी गन को अपनी जेब में तलाश कर रहा था। अपनी गन मेरे पास से बरामद होते देखकर इसे हैरत, ताहम इन लम्हात में इसकी हैरत को नोटिस करने का वक्त नहीं था। गन बरदार ने एक मरतबा फिर हमें हुक्म दिया, अब तुम दोनों बाहर आ जाओ जल्दी। मैंने सरगोशाना अंदाज में लियोन से कहा, मैंने दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलूं तुम दोनों सीटों के दरमियान वाक़या खुला में खुद को गिरा लेना। फिर मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एक झटके से इसे खोलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मैंने अपने दोनों हाथों को हैंड्स अप होने वाले अंदाज में ऊपर उठा दिया। दरअसल ये एक झांसा था। वो शख्स मेरे झांसे में आ गया। गन बरदार यही समझा कि मैं शराफत का मुजाहरा करते हुए हैंड्स अप हो रहा हूँ, मगर ये समझना इसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक भूल थी। मैंने हवा में हाथ उठाने के साथ ही बिजली की सी सरत से अपनी लात को भी हरकत दी। अगले ही लम्हे मेरी राइट फ्रंट पुश किक गन बरदार के पेट में लगी। वो मेरी तरफ से ऐसे किसी जारहाना अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। मेरी शराफत के मुजाहरे को देखकर वो कदरे मुतमईन हो गया था और ये लम्हाती इत्मीनान इसे बहुत महंगा पड़ा। वो पेट में मेरी लात खाकर पीछे को गया और अपने दूसरे गन बरदार साथी से जा टकराया। बुखलाहट में इसकी गन गर्ज उठी। मैंने लियोन को जो हिदायत की थी वो काम आ गई। जानूस भी जान बचाने के लिए डैशबोर्ड के नीचे तकरीबन घुस गया था। बेचारा सिंगा फायरिंग की रेंज में आ गया। इसका वजूद छलनी होकर रह गया। गन बोखलाहट में चली थी, लिहाजा गन बरदार को संभल कर दोबारा फायरिंग करने के लिए लम्हाती मोहलत दरकार थी, मगर मैं इसे मोहलत न दी। मेरी लेफ्ट राउंड हाउस किक ने इसे एक जर्क दी और इसकी गन बरदार हाथ पर पड़ी। वो पूरी तरह संभल नहीं पाया था। इसे एक लंबी साइड किक मारकर इसे दूर फेंक दिया। इस दौरान में पहला गन बरदार उठकर खड़ा हो चुका था। मैं इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। वो गन को मेरी जानिब सीधा कर चुका था। मैं फिजा में उछला और डबल फ्लाइंग इसके चेहरे पर जड़ दी। वो पीछे को उलट गया। फिर मैंने इसे संभलने का मौका न दिया और अपने और हाथ पांव के बेहतर पे ठोकरों से इसे धोकर रख दिया। गन इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मैंने आगे बढ़कर गन उठा ली और बड़े खतरनाक अंदाज में सुर्ख जीप की तरफ बढ़ा। इस दौरान में जीप की तरफ से कोई नया रद्द अमल सामने नहीं आया था।
और इस बात पर मुझे हैरत भी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जीप में कम से कम 2 अफराद मौजूद थे। जब जीप के करीब पहुंचा तो इसे खाली पाया। पता नहीं वो लोग किस वक्त यहाँ से निकलकर इधर उधर हो गए थे। मैंने पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ देखा और लियोन को सरगर्म पाया। वो मेरे छोड़े हुए शिकार पर हाथ साफ कर रही थी। जानूस अभी तक गाड़ी के अंदर ही दुबका हुआ था। इस तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं दोबारा जीप की जाने मुतवज्जो हो गया। इसी लम्हे मुझे कमर पर किसी गन की आहनी नाल का ठकोका महसूस हुआ। इसके साथ हुक्माना अंदाज में कहा गया, चलो जीप के अंदर बैठो और इससे पहले गन को फेंक दो। मैं हुक्म देने वाले को देख नहीं सका था। गालबन वो जीप सवारों ही का साथी था, जो नजर बचाकर होशियारी दिखाकर मैदान का राज गर्म करते ही जीप से निकलकर इसके पीछे कहीं छुप गया था और अब मौका पाते ही अपने पनाहगाह से निकल आया था। मैंने मुख्फी गन ब्रदर का हुक्म पर गन फेंकने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और बड़ी शराफत के साथ जीप की सिमत कदम उठाने लगा। दोनों गाड़ियों के दरमियान 15-20 फुट का फासला हायल था और इस जाविये से खड़ी थी कि मेरे साथ होने वाली कार्रवाई को लियोन नहीं देख सकती थी। मैं गन बरदार के आगे चलते हुए जीप के दरवाजे के पास पहुंचा। मस्कूरा दरवाजा खुला हुआ था। गालबन वो शख्स इसी दरवाजे से निकलकर जीप की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया था। चलो अंदर, मुझे अपने हुक्म में इसकी गुराती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर जीप के अंदर एक कदम रखा और इस तरह हड़बड़ा कर पीछे पलटा जैसे अंदर कोई खौफनाक शय मौजूद हो। मेरी यह हड़बड़ाहट एक सोची समझी फौरी स्कीम के तहत थी। मैंने इसी हड़बड़ाहट के दौरान में बड़ी सफाई से एक रेयर किक चला दी। मेरे पांव इसकी गन पर लगा और वो गन समेत पीछे को उलट गया। रेयर किक मारते ही मैं फिजा में उछला और बैक समर सॉल्ट लगाते हुए इसके ऊपर से गुजर गया। मेरी ये हिकमत अमली मुफीद साबित हुई, क्योंकि गन बरदार ने जमीन पर गिरते ही मेरी सिमत फायरिंग की थी। अगर मैं जीप के दरवाजे के पास मौजूद रहता तो फायरिंग की जिद में आ जाता। मुझे वहां ना पाकर वो हैरान हुआ और जमीन पर पड़े पड़े इसने गर्दन घुमाकर मेरी सिमत देखा। इसी वक्त मैं इसके चेहरे पर एक फुटबॉल किक मारी। मेरा धुआंधार ठड्डा खाकर वो बिलबिला उठा। मैंने हवा में जंप लगाए और दोनों पांव से इसके सीने पर आ रहा। ये एक तरह से डबल पुश किक थी। इसके वजूद ने एक झटका लगाया और फिर साकित हो गया। मेरे पास ये मालूम करने की फुर्सत नहीं थी वो दुनिया माफिया से गाफिल हुआ था या फिर ये दुनिया और माफिया हमेशा हमेशा के लिए इससे रूठ गए थे। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने जीप का जायजा लिया और इसे इंसानी वजूद से खाली पाया। इसका मतलब यही था, वो सिर्फ 3 अफराद थे। मैं अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वहाँ लियोन ने मैदान मार लिया था। जानूस भी गाड़ी से बाहर निकल आया था, लेकिन वो 2 हमला आवर मुझे दिखाई न दिए, जिन्हें मैं लियोन के रहमो करम पर छोड़कर जीप की तरफ बढ़ा था। मैंने सवाले नजर से लियोन को देखा तो इसने मेरी निगाह का मतलब समझते हुए देखा, कहा, भाग गए दोनों। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। जानूस ने कहा, वो कहीं भी भाग जाए, मैं इन्हें ढूंढ कर निकाल लूंगा। हम पर कातिलाना हमला हुआ है। मेरे ड्राइवर को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। मैं इस मामले की छानबीन कराऊंगा। वो इस मामले की छानबीन कराता या फिर इस वाक़े के बैठा बैंड बजाता रहता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैंने दो टोक अंदाज में से कहा, मिस्टर जानूस, तुम अपनी समझबूझ के मुताबिक कार्रवाई करो। हम तो जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इसने चौंक कर पूछा। कहीं भी चले जाएंगे, मैंने मुबहम अंदाज में कहा और लियोन को एक मखसूस इशारा करते हुए दोबारा जानूस की तरफ मुतवज्जो हो गया। यहाँ के हालात को मैंने कंट्रोल कर लिया है। जीप की इस तरफ एक हमला आवर बेहोश पुरा है। 2 हमला आवर फरार होने में कामयाब हो गए। इन लोगों की जीप और छोड़ी हुई ऑटोमेटिक गनें भी यहाँ मौजूद हैं। तुम इन लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहते हो, इसके लिए आज़ाद हो। हम जा रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो दोबारा भी मुलाकात हो सकती है। मैंने जरा तौक़ुफ़ किया। जानूस गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासरात के साथ यकटक मुझे देखता चला गया। मैंने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, बस एक बात ज़हन में रखना, आज हम तुम्हारे साथ नहीं थे। तुम इस मामले में हमारा जिक्र किए बगैर हैंडल करने की कोशिश करना और अगर वो दिल चाहे तो डॉक्टर मोंग से मेरी शिकायत भी कर देना। इस दौरान में लियोन मेरी खामोश हिदायत पर गाड़ी के अंदर से बैग उठा लाई थी। मैंने इसे चलने का इशारा किया और हाथ झाड़ते हुए एक जानिब कदम बढ़ा दिए। जानूस ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। इसकी समझ में ना आ सका कि इस सिलसिले में वो क्या कोशिश करे। थोड़ी देर बाद हम एक टैक्सी में बैठकर होटल अना पोर्टा की तरफ चले गए। हमें अपने कमरे में पहुंचने के बाद लियोन ने कहा, वजदान, यहाँ तो पहले कदम ही उल्टा पड़ गया, लेकिन हमने कोई नुकसान उठाए बगैर उल्टे कदम को सीधे कर लिया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और मैं वजदान नहीं शोन हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, वो माज़रत अमेज़ लहजे में बोली। मगर तन्हाई में तो मैं तुम्हें वजदान कहकर पुकार सकती हूँ ना। यहाँ होटल के कमरे में हमें कौन सा कोई देख रहा है? हर कमरे की दीवारें भी होती हैं, मैंने लहजे की संजीदगी बरकरार रखते हुए कहा। और तुमने ये सुन ही रखा होगा, दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, मैं आइंदा एहतियात बरतूंगी, वो मुसलहत अमीज़ अंदाज में बोली। फिर पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, पहले फ्रेश अप हो जाओ, प्रोग्राम बाद में भी बनाया जा सकता है। फिर हमारे दरमियान ये तय हुआ कि पहले लियोन बात लेगी, इसके बाद मैं। वो इस प्रोग्राम के मुताबिक वॉशरूम में दाखिल हुई तो मैं इस वाक़े पर गौर करने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले खटमंडू की एक सड़क पर पेश आया था। पता नहीं वो सुर्ख जीप वाले कौन थे और किस मकसद से हमारा ताक़ुब कर रहे थे। इसके रवैये से यही समझा कि वो शायद हमारी तलब में थे। वो हमें गाड़ी से उतार कर अपने साथ कहीं ले जाना चाहते थे। कहाँ?
یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا فی الحال کوئی جواب میرے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ بالکل اسی سوال کی طرح وہ لوگ کون تھے؟ ڈاکٹر مونگ ہی اس الجھن کو سلجھن میں بدل سکتا تھا۔ میرے چہرے پر ہنگ نے ہلکا پھلکا کام کر رکھا تھا، لہٰذا بات لیتے وقت مجھے محتاط رہنا پڑا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ہم تیار ہو کر ہوٹل سے نکل آئے۔ میں نے ایک ٹیکسی والے سے سٹی اسپتال جانے کی بات کی اور ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ٹیکسی نے چندہ سڑکوں کی سیر کرانے کے بعد ہمیں مذکورہ اسپتال پہنچا دیا۔ میرے ذہن میں ساحل کے حوالے سے بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ایک طویل انتظار کے بعد اس سے ملنے کی سبیل بنی تھی۔ میں پنکھ لگا کر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر صبح پورٹ پر جانوس ہمیں لینے نہ آ جاتا اور وہ فریک اسٹریٹ جانے کے لیے ڈاکٹر مونگ کی ہدایت کا ذکر نہ کرتا تو میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال ہی پہنچتا۔ بہرحال دیر آدید درست کے مصادق میں نے دل کو تسلی دے لی۔ اسی شہر کے ایک ہسپتال میں مایا متی نرس ہوا کرتی تھی۔ مایا متی بدھ کی پیروکار تھی۔ میں نے کھٹمنڈ میں مایا کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا اور مجھے اس ہسپتال میں داخل ہونے کا بھی موقع ملا تھا۔ مایا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن افسوس کہ وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہی تھی۔ میرے ماضی کے دشمنوں نے اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مایا متی جس اسپتال میں نرس تھی اس کا نام ٹیکو تھا۔ اسپتال کے ریسپشن پر پہنچ کے میں نے ڈاکٹر مونگ کے بارے میں استفسار کیا تو ریسپشنسٹ نے بحث مناسب نہ سمجھی اور اسپتال کے سیکورٹی انچارج کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ ہنگ نے مجھے بتایا تھا ڈاکٹر مونگ اور ساحل کی حفاظت کی خاطر وہاں سادہ لباس میں پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جن کی کمان انسپکٹر شیوا کے ہاتھ میں تھی۔ یہ خفیہ نگرانی اسپتال کی سیکورٹی سے خفیہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اسی مقصد کی خاطر سیکورٹی انچارج سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر انسپکٹر شیوا سے میری ملاقات ہو جاتی تو ڈاکٹر مونگ اور ساحل تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آتی۔ اسپتال کا سیکورٹی انچارج اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس کے ساتھ ایک اور باردری شخص بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ وردی ظاہر کرتی تھی ان کا تعلق نیپال پولیس سے ہے۔ اس کے شولڈرز بیجز پر اسے پولیس انسپکٹر ظاہر کر رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ ہو نہ ہو یہ انسپکٹر شیوا ہے۔ سیکورٹی انچارج وزن اور حفظے کے اعتبار سے مسٹر یونورس نظر آتا تھا۔ اس نے اپنے متور آنکھیں اپنے ہم پر مرکوز کی اور سوال نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھا۔ میں نے کہا، انچارج، میں آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، مگر تنہائی میں۔ بات ختم کرتے میں نے پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھتے رہا تھا۔ سیکورٹی انچارج نے مجھ سے پوچھا، تمہاری ضروری باتوں کی نوعیت کیا ہے مسٹر شون؟ اس کے دھورے جملے کے جواب میں نے فوراً کہا، پھر اپنے ساتھی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا نام لیون ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور میں نے سانس لینے کا توقف کیا، پھر انچارج کے سوال کا جواب دے دیا۔ باتوں کی نوعیت بہت خاص ہے اور تعلق اسی اسپتال سے ہے۔ سیکورٹی انچارج سے بات کرتے ہوئے میں پولیس انسپکٹر کے چہرے کے تاثرات کا بھی بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میرے اور لیون کے تعارف پر وہ ایک خاص انداز میں چونکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میرے ذہن میں اشارہ دیا، وہ انسپکٹر شیوا ہو سکتا ہے۔ سیکورٹی انچارج نے کہا، آپ ہر قسم کی باتیں کرنا اس شخص کی موجودگی میں کر سکتے ہیں۔ میں متذبذب نظر سے بھی انسپکٹر انچارج کو دیکھنے لگا۔ انچارج نے کہا، تم سمجھ لو میں اس وقت تنہا ہی ہوں۔ میں نے پولیس انسپکٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ انسپکٹر شیوا ہے تو مجھے اس کی موجودگی میں بات کرنے میں کوئی باک نہیں۔ رائٹ یو آر، انچارج کے بجائے انسپکٹر نے تیز آواز میں کہا، میں انسپکٹر شیوا ہی ہوں اور اگر میں کوئی غلطی نہیں کر رہا تو تم دونوں نیو جرسی امریکہ سے آئے ہو۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تم کوئی غلطی نہیں کر رہے انسپکٹر شیوا؟ پھر اس کی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے، لیکن تم رک کیوں گئے؟ پہلے تو مل لوں پھر بتاتا ہوں۔ اس نے بڑی سرگوشی سے باری باری ہم دونوں سے مصافحہ کیا، ہم سے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا، پھر بولا، میرا خیال ہے تم دونوں کو اس وقت فریک اسٹریٹ والے بنگلے پر ہونا چاہیے تھا مسٹر جانوس کے پاس۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ایئرپورٹ سے فریک اسٹریٹ کی طرف جاتے ہوئے ایک اپسیٹ ہو گیا اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ کیسے اپسیٹ؟ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اسپتال کے سیکورٹی انچارج کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ مقصد تک پہنچ گیا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، شیوا، میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں، کافی دیر سے کرسی میں ٹھونسا بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر نے کھانے پینے میں احتیاط کے ساتھ چلنے پھرنے کی ہدایت بھی کی تھی، یہ موٹاپا تو لگتا ہے میری جان ہی لے لے گا۔ پھر وہ انسپکٹر کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ سیکورٹی انچارج ایک نہایت ہی موٹا تازہ شخص تھا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں ذہن میں ہاتھی، گینڈے اور دریائے گھوڑے کا تصور ابھرتا تھا۔ سیکورٹی ایک انتہائی حساس اور نازک شعبہ ہے اور اس شعبے سے متعلق لوگوں کو اسمارٹ اور چاقو چوبند ہونا چاہیے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں اس انچارج جیسے سست الوجود دکھائی دے جاتے ہیں۔ تسلیم کہ اسے ڈاکٹر نے موٹاپا دور کرنے کے لیے چہل قدمی کا مشورہ دے رکھا ہوگا، لیکن میں نے واضح طور پر محسوس کیا اس وقت وہ ہمیں تنہائی میں بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر میری جانب متوجہ ہو گیا اور تشویشناک لہجے میں بولا، مسٹر شون، تم کسی اپسیٹ کے بارے میں بتا رہے تھے؟
मुझे अंदाजा हुआ डॉक्टर मोंग ने इसे हमारे बारे में काफी कुछ बता रखा था, ताहम वो यही नहीं जानता था शोन के बेस में वजदान यानी मैं छुपा हुआ हूँ और ये मेरे हक में ही था। न्यू जर्सी से रुखसत होते हुए हिंग ने काठमांडू में जो टेलीफोन राब्ता किया था, इसमें मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। हिंग ने ही मुझे बताया था इसकी डॉक्टर मोंग से मुख्तसर बात हुई थी। हिंग ने डॉक्टर को हमारे बारे में बता दिया था और डॉक्टर मोंग ने अपने तौर पर इंस्पेक्टर शिवा को ब्रीफिंग दे दी थी। मैंने नहायत ही जामे अल्फाज में शिवा को इस वाक़े के बारे में बताया जो एयरपोर्ट से फ्रेक स्ट्रेट की जानिब जाते हुए पेश आया था। मेरी बात के इख्तिताम पर इसने इस तरारी लहजे में कहा, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या डॉक्टर मोंग की इसकी इतला है? मैं नहीं जानता, मैंने कंधे उचकाए। मैं तो होटल से सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। तुम डॉक्टर को मेरी आमद की इतला दो, मैं खुद इसे बता दूंगा। वो मेरी अनसुनी करते हुए टेलीफोन की जानिब बढ़ गया। मैं हैरत ज़दा और उलझन से इसकी कार्रवाई देखने लगा। इसने एक नंबर डायल किया, फिर रिसीवर कान से लगाकर अलर्ट हो गया। फौरी तौर पर यही अंदाज़ा कायम कर सका कि वह डॉक्टर मोंग से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। इसकी ये कोशिश मेरी सोच को अंदेशों के स्पुर्द कर रही थी। मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर मोंग और साहिल को इस वक्त से अस्पताल में होना चाहिए था जहाँ हम मौजूद थे। डॉक्टर तक किसी इतला को पहुंचाने के लिए फोन करने की जरूरत नहीं थी। शिवा ने जल्दी लंबी चौड़ी डायलिंग की थी। इसने इंटरकॉम के लिए इम्कान को रोक दिया था। वो यकीनी तौर पर काठमांडू नेपाल के किसी दूसरे शहर में राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। मेरे ज़हन में खतरनाक सवाल उभरा, क्या डॉक्टर मोंग इस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं? इस सवाल ने मुझे इंस्पेक्टर से इस्तफसार करने पर मजबूर कर दिया। शिवा, तुम किसे फोन कर रहे हो? इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देता, दूसरी तरफ फोन अटेंड कर लिया गया। शिवा बादम बामुलाहजा होकर बात करने लगा। इसने मुझसे सुने हुए वाक़े की रिपोर्ट पेश की, फिर हमारे अस्पताल का जिक्र किया और 10-20 मरतबा यस सर नो सर कहने के बाद रिसीवर क्रैडल कर दिया। मुझे ये अंदाजा कायम करने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश नहीं आई। वो इस वक्त डॉक्टर मोंग से बात कर रहा था। शोन, डॉक्टर मोंग को इस अफसोसनाक वाक़े की खबर जनूस के जरिए मिल चुकी है, शिवा ने ठहरे हुए लहजे में बताया। मेरा जहन मजीद उलझ गया। जनूस ने मुझे बताया था जब वो हमें फ्रेक स्ट्रीट वाले बंगले पर पहुंचा देगा तो डॉक्टर मोंग हमसे बात करेंगे। इसने ये भी कहा था कि डॉक्टर मोंग और साहिल अस्पताल में हैं। ताहम ये मालूमात फराहम करते हुए इसका अंदाजा मुतामलाना हो गया। इस वक्त भी मेरा माँ ठनका था और मुझे तो ये यकीन होता चला गया था कि डॉक्टर मोंग और साहिल इस अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। मैं तीसरी आंख के जरिए डॉक्टर मोंग के माहौल में दाखिल होकर ये मालूम कर सकता था कि वो इस वक्त कहाँ है। अगर वो अस्पताल के कमरे में होता तो मुझे पता चल जाता। मैं 2-3 मरतबा इस कमरे में इसे देख चुका था, लेकिन इस वक्त मैं ध्यान गयान की पोजीशन में नहीं था, इसलिए बराह रास्त शिवा ही से पूछ लिया। इंस्पेक्टर, मैं महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर मोंग अस्पताल में मौजूद नहीं। तुम बिल्कुल ठीक है महसूस कर रहे हो। इसने ताजे अंदाज में सर हिलाया और बोला, हम इस वक्त डॉक्टर मोंग के पास चल रहे हैं। इसने आप दोनों को फौरन बुलाया है। मैं आपको अपनी सरकारी जीप में डॉक्टर तक पहुंचा दूंगा। इसने मेरी अंदाज की तस्दीक कर दी तो मैं पूछे बिना ना रह सका, डॉक्टर इस वक्त कहाँ हैं? रत्ना पार्क के नजदीक वो एक बंगले में ठहरा हुआ है, इसने सपाट अंदाज में बताया। रत्ना पार्क? बेसाख्ता मेरी जुबान से अदा हुआ। मेरी आवाज इतनी ऊंची थी कि इंस्पेक्टर चौंक कर मुझे देखने लगा। क्यों, क्या हुआ? मैंने फौरन खुद पर कंट्रोल कर लिया और कहा, कुछ नहीं। फिर मैं उठकर खड़ा हो गया। चलो हम डॉक्टर मोंग के पास जा रहे हैं। लियोन भी मेरी तकलीद में उठकर खड़ी हो गई। शिवा के साथ साथ वो भी मेरी आवाज बुलंद सुनकर चौंकी थी। इसने शिवा के बरअक्स सवाल नहीं किया। हम एक साथ चलते हुए अस्पताल से बाहर आए और फिर इंस्पेक्टर शिवा की जीप में बैठकर वहां से रवाना हो गए। अगर डॉक्टर मोंग अस्पताल में नहीं था तो इसका यही मतलब था साहिल भी वहां नहीं होगी। साहिल की अहमियत मेरे डॉक्टर से ज्यादा कोई और नहीं जानता था। मैंने तस्दीक की खातिर इंस्पेक्टर से पूछ लिया, डॉक्टर मोंग कब यहाँ से गए? गुज़िश्ता रात। इसने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा। इस वक्त जीप में हम तीनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। मैंने सवाल किया, क्या साहिल भी इसके साथ ही गई है? साहिल? वो थोड़ी देर के लिए मुतज़ब्ज़ब नजर आया, पूछने लगा, कहीं तुम इस तबबती लड़की का जिक्र तो नहीं कर रहे हो जो डॉक्टर मोंग के साथ अस्पताल पहुंची थी? बिल्कुल, मैं इसी की बाबत पूछ रहा हूँ। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा, इसका पैदाशी नाम धन्नो है। मेरे लिए वो साहिल है जिसकी तलाश में मैं दरबदर की खाक छान रहा हूँ। मेरे अंदाज ने शिवा को बता दिया कि मैं अपने दिल में साहिल के किस किस्म के जज्बात रखता हूँ। वो थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ वो लड़की भी डॉक्टर मोंग के साथ ही रत्ना पार्क वाले बंगले पर पहुंची है। फिर अस्पताल में खुफिया निगरानी और हिफाजत का सिलसिला क्यों जारी है? दुश्मनों को धोखा देने के लिए। वो कतियत से बोला। डॉक्टर मोंग ने दुश्मन अभी तक यही समझ रहे हैं कि वो अभी तक अस्पताल में है। डॉक्टर इस तबतबी लड़की को नहायत पुरअसरार अंदाज में इस अस्पताल से रत्ना पार्क वाले बंगले में पहुंचा दिया गया है। फिर वो मुझे इस मुंतकली की तफसील बताने लगा। इसके मुताबिक डॉक्टर मोंग और साहिल तबतबी लड़की को मर्दों के लिए भेज में अस्पताल की एम्बुलेंस में वहां से निकाला गया था और मुख्तलिफ सड़कों पर एम्बुलेंस दौराने और इस बात का इत्मीनान हो जाने के बाद इनका ताकुब नहीं किया गया। इतने ही रत्ना पार्क वाले बंगले में पहुंचा दिया गया था।
یہ تفصیل اس بات کا امکان تھی کہ ان کا تعاقب نہیں کیا گیا، اور یہ اطمینان ہوا کیونکہ ذہبی بہرحال میری ساحل ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے ٹرائی بیکا والے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تصور کی نگاہ سے ڈاکٹر مونگ کی بہک دوڑ کا جو نچوڑ نکالا تھا، اس نے میری روح کو لرزا دیا تھا۔ اب اس کی باحفاظت منتقلی میرے ذہن کو ایک حوالے سے الجھا رہی تھی۔ میں نے شیوا سے پوچھا، انسپیکٹر، ڈاکٹر اور ساحل کی طبیعت کیسی ہے؟ انہیں شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا، اس نے تامل کہا، پھر بولا، اب وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس بتانے پر مجبور نہیں کیا کیونکہ تھوڑی دیر بعد میں ڈاکٹر مونگ اور ساحل کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ یہ تفصیل میں ڈاکٹر ہی سے پوچھ لیتا۔ کھٹمنڈو کے مسافات میں پھیلے ہوئے سلسلہ کوہسار میں میں نے تصور کی نظر سے جو خونے منظر دیکھا تھا، اس کے حوالے سے میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات سر اٹھائے کھڑے تھے۔ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا، اس وقت تم سرکاری گاڑی میں ہو، ہمیں ڈاکٹر مونگ کے ٹھکانے پر پہنچانے جا رہے ہو۔ اگر دشمنوں نے تعاقب کر کے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی یا ہماری دم سے بند کر وہ غیر محسوس انداز میں رتنا پارک کے اس بنگلے میں تک پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ یقیناً بولا۔ وہ لوگ ہمارے تعاقب کر کے بھی ڈاکٹر مونگ والے ٹھکانے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم براہ راست رتنا پارک نہیں جائیں گے، پہلے ہم کماری چوک کے ایک بنگلے پر پہنچیں گے، پھر اس بنگلے کے اندر سے ہم نہایت خفیہ انداز میں آگے بڑھیں گے، جس کی تفصیل تمہیں کماری چوک کے مذکورہ بنگلے کے اندر پہنچنے کے بعد پتہ چل جائے گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اگر بالفرض ہمارا تعاقب کیا بھی گیا تو عطاقبین زیادہ سے زیادہ کماری چوک والے بنگلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کامیابی کے نتیجے میں انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کسی بھی صورت یہ جان نہیں پائیں گے کہ ہم وہاں سے رتنا پارک کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ انسپیکٹر شیوا بڑی الجھی ہوئی باتیں کر رہا تھا، لیکن میں نے اس سے سوال و جواب میں وقت ضائع نہیں کیا اور نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ رتنا پارک کے ذکر نے میرے ذہن میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں اس پارک کو اس سے وابستہ یادوں کو بھلا سکتا کیسے تھا؟ رتنا پارک میں نلگری سے میرا پہلا تعارف ہوا تھا۔ اس وقت وہ کرسٹل کے ایک مجسمے کی صورت میں تھی جس کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ میں نے اس ٹوٹے ہوئے مجسمے کو بڑی حفاظت اور محبت سے سمیٹا تو اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہ رات میری زندگی کی بڑی عجیب و غریب رات تھی۔ میں نلگری کے کرسٹلی مجسمے کو گھر تو لے آیا تھا، لیکن اس کے حسن نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے کوشش کر کے مجسمے کے دونوں حصے کو ٹیپ کی مدد سے جوڑا تو وہ زندہ ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نادیدہ اور سمجھ میں نہ آنے والی زبان سے مجھ سے باتیں کی تھیں، پھر رفتہ رفتہ میری زندگی میں داخل ہوتی گئی اور اب تک داخل تھی، بس یہ کہ اس کے دخل کا انداز بدل گیا تھا۔ میں نلگری کے بارے میں سوچتے ہوئے بہت دور نکل گیا، پھر مجھے یاد آیا کہ ایک نظر ڈاکٹر مونگ پر بھی ڈالنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے وہ کس حال میں ہے۔ اس کے ماحول میں میری ساحل تک بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر کی خیر سے مجھے ساحل کی خیر مل سکتی تھی۔ میں براہ راست ساحل سے تصوراتی رابطہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے بالواسطہ اس تک پہنچنے کے لیے مجبور تھا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے خد و خال کو اپنے تصور میں تیسری آنکھ کے سامنے اجاگر کیا اور اگلے ہی لمحے میں اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اس کا ماحول متحرک تھا۔ وہ اس وقت بیک وقت 4 افراد سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاروں کوئی للو پتو قسم کے فائٹر نہیں تھے۔ ڈاکٹر مونگ ان کا مقابلہ کرنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو میدان جنگ میں چھوڑا اور ساحل کا تصور قائم کر کے اس کے ماحول میں کودنے کی کوشش کی۔ میں ایک مرتبہ پھر چاروں خانے چت ہو گیا۔ ساحل کا ماحول بڑی رسائی میں حاصل نہ آ سکا۔ پتہ نہیں ربی موشی حامد نے کیسی بندش ڈال دی تھی۔ میں واپس پلٹا اور ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ماحول میں چھلانگ لگا دی۔ اس لیے میں مجھے آنکھیں کھولنا پڑی۔ ہماری گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ میں نے بے اختیار جیپ سے باہر دیکھا اور میرے رگوں سپر میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ایک ہولناک منظر میرا منتظر تھا۔ جیپ رکنے کا سبب وہ ٹرک تھا جو آگے سے کھڑا تھا۔ پہلی نظر میں میری سمجھ میں یہی آیا کہ ٹرک نے اچانک بریک لگائی ہوگی، جس کی وجہ سے انسپیکٹر شیوا کو بھی مجبوراً بریک پیڈل کرنا پڑا۔ اگر ایک لمحے کے لیے دیر ہو جاتی تو جیپ ٹرک کے اندر گھس جاتی۔ اس سے پہلے کہ صورتحال میری سمجھ میں آتی، جیپ کے حکم میں ایک تیز رفتار گاڑی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی ہمارے قریب پہنچ گئی۔ شیوا جیپ کو ٹرن کرنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ ٹرک کے باعث سیدھا آگے نکلنا ممکن نہیں تھا جب تک ہماری جیپ سڑک پر راہ حاصل کر سکتی۔ عقب میں آنے والی گاڑی ہمارے پہلو میں پہنچ کر رک چکی تھی۔ رکی ہوئی گاڑی میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تاہم ہماری جانب کھلنے والی شیشوں کے میں سے آٹومیٹک رائفلز پر بیرل برآمد ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیرل ہماری طرف موت اچھالنے لگی۔ ہم اس وقت گولیوں کی بوچھار میں تھے۔ موت کا ایک دن متعین ہے، مگر اس دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ انسان زندگی کی آخری سانس تک اس کا مقابلہ کرتا ہے، اور ہم بھی کر رہے تھے۔ اس دفعہ کی حقیقت تمام تر سنگینی کے ساتھ ہمارے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ ہمیں نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ ہم بڑی واحد صورتحال سے گزر رہے تھے۔ یہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی سچویشن تھی۔ سائیڈ اسٹریٹ سے برآمد ہونے والے ٹرک نے مین روڈ پر آ کر بڑھنے کا راستہ ختم کر دیا تھا، اور کم میں وہ گاڑی تھی جو کم و بیش ہمارے پہلو میں آ کر رک گئی تھی۔ اس گاڑی میں موجود افراد ہمیں بھون کر رکھنے کے لیے اپنے گنوں سے مسلسل گولیاں برسا رہے تھے۔
वो अंधी बेजुबान गोलियां हमारी जीप की बॉडी को चलने में बदल रही थी, शीशों को चकनाचूर कर रही थी और हमें मजबूर कर रही थी कि जान बचाने के लिए हम जो भी कर सकते होंगे कर गुजरेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये जानलेवा गोलियां हमें जिंदगी से गुजार देंगी। मैंने खतरनाक राइफलों को अपनी जानिब से उठते हुए देखा और मैकेन के अंदाज में लियोन को धक्का देकर सीट पर गिरा दिया था। इसके साथ ही मैंने खुद को इसके ऊपर लेट गया था। फौरी तौर पर खुद को महफूज करने का इससे ज्यादा मौजू और कोई इकदाम नहीं हो सकता था। हमारी देखा देखी अपनी मर्जी से बहरहाल इंस्पेक्टर शिवा ने भी पैसेंजर सीट की जानिब लपक कर खुद को बरसती गोलियों की जिद से बचा लिया। एक लम्हे के लिए फायरिंग में वक्फा हुआ तो मुझे सोचने का मौका मिला। सोच का अमल तो मुसलसल जारी रहता, यूं समझे इस लम्हे मुझे अमल करने का मौका मिला, इस फैसले पर अमल करने का मौका जो हालात की संगीनी पेश नज़र हंगामी अंदाज में मेरे जहन ने किया था। मैंने जीप से बाहर निकलने का फैसला किया था। इस फैसले के साथ मैंने लियोन के कान में सरगोशी की। मैं जीप का दरवाजा खोल रहा हूँ, हमें रोलिंग करते हुए ट्रक की तरफ जाना है और इसके नीचे पनाह गुजार होना है। क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? हमारी जीप कातिल बरदार गाड़ी और हाईवे ड्यूटी ट्रक के दरमियान खड़ी थी। जीप और ट्रक के दरमियान बमुश्किल 5 फुट का फासला रहा था और ये फैसला इस वक्त पैदा हुआ था जब शिवा ने आगे रास्ता न पाकर जीप को मोड़ने की कोशिश की थी। अगर एक मिनट पर हम ट्रक के नीचे पहुंच जाते तो बराह रास्त गोलियों की जिद से महफूज हो सकते थे। लियोन जज्बी तौर पर मेरे नीचे दबी हुई थी। इसने अपने बदन की इस बाती जमीर से मेरे सवाल का जवाब दिया और सरगोशियाना अंदाज में बोली, ओके आई एम रेडी, तुम दरवाजा खोलो। मेरी मुसफ्फर सरगोशी शिवा के समाज तक रसाई हासिल कर चुकी थी। वो गमगीन आवाज में बोला, शोन मैं भी तैयार हूँ। अगर हम चंद लम्हे मजीद जीप में ठहरे रहे तो ये जीप हमें खत्म कर देगी, लेकिन ट्रक के नीचे पनाह लेना ठीक नहीं। मुझे 101% यकीन है ये ट्रक भी हमारे दुश्मनों का ही है जो मेरी राह खोटी करने के लिए सड़क को रोक खड़ा है। तुम ठीक कहते हो शिवा, हमारे ट्रक के नीचे बहते हुए वो हमें रोकने के लिए ट्रक को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम ट्रक के नीचे से गुजरकर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास गन वगैरह तो होगी? हाँ, गन मेरे जेब में है, मैं इसे समताल करने की पोजीशन में। शिवा की बात अधूरी रह गई। इसी वक्त फिजा एक मरतबा फिर फायरिंग की मखसूस तरतराहट से गूंज उठी। हमलावर को हमारी खामोशी पसंद नहीं आई थी। शायद वो ये जानना चाहते थे कि आया हमने दानिशा चुप साध रखी है या फिर हमें खामोशी अजदिली अब्दी है। मैंने कहा, मैं 3 तक गिनूंगा और 3 के बाद जीप का दरवाजा खोलकर बाहर लटक जाऊंगा। अब इसके सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा। जीप के अंदर दुबक कर बैठे रहना खुद को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरातिफ है। इधर मेरी बात पूरी हुई, इधर कातिल बरदार गाड़ी के दरवाजे खुलने की मखसूस आवाज उभरी। वो लोग हमारे जन मुकम्मल खामोशी पाकर इधर की सूरत हाल जानने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आ रहे थे। ये बहुत ही नाजुक और सनसनीखेज सूरत हाल थी। अगर वो हथियार बर्दस्त हमारे सरों पर पहुंच जाते तो जिंदगी को मौत से मुनाके करने से कोई नहीं रोक सकता था। मैंने एक तवील सांस खींची और 1 2 3 कहते हुए ट्रक वाली साइड का दरवाजा खोल दिया। फिर लियोन के ऊपर से एक तवील फ्रंट रोल करते हुए हैवी ड्यूटी ट्रक के नीचे पहुंच गया। मैं ट्रक के नीचे रुका नहीं बल्कि रोलिंग को आगे बढ़ाते हुए दूसरी सिमत निकल गया। मैं जैसे ही रुका और रुक कर अपने रुकम में निगाह डाली तो लियोन को 3 कदम के फासले पर पाया। इसी लम्हे की लियोन ने गैर मुतवक्का तौर पर एक लंबी जुस्त भरी और मुझे अपने साथ लेते हुए ट्रक की फ्रंट साइड किक समझ लटक गई। इस इज़्तिरारी रोलिंग के दौरान में मेरी निगाह ने वो मंजर देख ली जो लियोन की गैर मुतवक्का जुस्त का सबब बना था। ट्रक का इस तरफ वाला दरवाजा खुला हुआ था जिसमें एक गनबरदार मौजूद था। यकीनी बात ही मज़कूरा गनबरदार ने मुझे निशाना बनाना चाहा और लियोन ने बर वक्त मुझे लड़खाकर फायरिंग टारगेट से बाहर निकाल दिया था। मेरे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। रोलिंग के इख्तिताम पर मैं एक लम्हे के लिए भी ज़मीन पर नहीं रुका। ब्रेक रोल करते हुए अपने कदमों पर आया और हाई जंप की एक्शन में उछलकर एक बैक समरसाल्ट लगा दी। गनबरदार मेरी उड़ान को देखकर एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। मेरे लिए इसकी बामालूसी गफलत किसी सुनहरी मौका से कम नहीं थी। समरसाल्ट के वस्त में इससे चंद इंच की दूरी पर था। मैंने बिजली किसी तरह से इसके गन वाले हाथ पर एक तूफानी झपटा मारा और हथियार को अपने काबू में करते हुए दूसरी सिमत निकल गया। इसी लम्हे ट्रक की दूसरी जानिब फायरिंग सुनाई दी। इस फायरिंग ने मुझे गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया। शिव अभी तक हमारी तरफ नहीं पहुंचा था। यकीनन हमला आवरों ने इसकी मुठभेड़ हो गई थी। मैंने पलटकर लियोन की तरफ देखा। वो इस गनबरदार से नंबर आजमा थी जो अब नेता हो चुका था। इसकी गन पर मेरा कामिल कब्जा था। खुले हुए दरवाजे में मौजूद शख्स गोली लियोन ने घसीट कर नीचे खींच ली थी और 4 हाथ पांव से इसकी दरगत बनाने का फरीजा अदा कर रही थी। ट्रक की दूसरी सिमत एक मरतबा फिर सन्नाटा छा गया। इधर के हालात से जाना अजहद जरूरी था क्योंकि शेवा भी अभी तक हमारी तरफ दिखाई नहीं दिया था। मैं दबे कदमों सरकते हुए ट्रक की अगबी जाने बढ़ गया। फिर जैसे ही इन ट्रक के पीछे पहुंचा एक अजनबी चेहरे से सामना हो गया। वो यकीनन हमला आवरों का कोई साथी था। गन इसके हाथ में मौजूद थी लेकिन इसने गन इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। जैसे ही इसने मुझे निशाना बनाने के लिए गन सीधी करना चाहिए मैं हरकत में आ गया। मुझे अचानक अपने सामने देखकर बौखला गया था, लिहाजा इसके अमल में वो एक्सप्रेसिव मनकूद नहीं थी जिसकी
موقع پر ضرورت تھی۔ جیسے فائرنگ کے لیے اس نے گن میری جانب سیدھی کی، میں اپنی گن کو لاٹھی کے انداز میں گھما کر اس کی گن پر مار دا۔ نتیجے میں اس کی گن چلی ضرور تاہم اس کی فائرنگ سے سرسرا گیا۔ خطرناک برسٹ اس سڑک کے ایک حصے کو دور تک ادھیڑتا چلا گیا، پھر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کی خاطر توازے شروع کر دی۔ ایپیسوڈ 7 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 8 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔